Today we will discuss about acne. What is acne? How it propagates? What are the causes of acne? How can we prevent acne? And what are the possible preventive measures and cures to treat acne? So acne के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एक्ने डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है जानना कि स्किन क्या है. हमारी स्किन जो है आप जानते हैं कि वो 3 लेयर से बनी होती है. सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस लेयर होती है जहाँ फैट्स प्रेजेंट होते हैं. एपिडर्मिस जो है वो डेड केराटिनोसाइट से बनी हुई होती है, जबकि डर्मिस जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं. और जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें फैट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. सो जो अपर मोस्ट लेयर है जहाँ से जिस पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर जो केराटिनोसाइट्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो हेयर फॉलिकल के ओरिफिस को ब्लॉक कर देते हैं. अब यही वो ओरिफिस होता है जहाँ से न्यू सेल्स जो हैं वो आके केराटिनोसाइट्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं. यही वो ओरिफिस होता है जहाँ से सीबम बाहर आ रही होती है. जब ये ब्लॉक हो जाता है तो सीबम जो है वो बाहर नहीं आती और इसी वजह से वहाँ एक बल्ज स्ट्रक्चर बन जाता है सीबेशियस ग्लैंड्स के डायलेट करने की वजह से. उस बल्ज स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कोमेडोन. कोमेडोन इनिशियली वाइट कलर का होता है जिसको हम वाइट हेड कहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि वहाँ पर एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्निस कहते हैं. प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्निस ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया के ग्रो करने की वजह से ये बैक्टीरिया सीबेशियस ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं. इसके अलावा ये मेलानिन की भी ऑक्सीडेशन करवा देता है. तो ये जो वाइट हेड्स हैं, ये ग्रेजुअली वाइट हेड्स जो हैं वो ब्लैक हेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. और ग्रेजुअली जब एक्ने प्रोसीड करती है तो ये कोमेडोनल स्टेज जो है ये पेप्यूलर स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर ये जो आपके कोमेडोन्स हैं ये ज़्यादा अपेयर होते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. ये ग्रेजुअली क्या होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से पस आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको पस्ट्यूलर स्टेज कहते हैं. और एक टाइम आता है जब स्कार्स बनते हैं और एक्ने के जो है ये डर्मिस लेयर भी अफेक्ट होने लग पड़ती है स्किन की. जब डर्मिस लेयर अफेक्ट होती है और स्किन वॉल रप्चर होना शुरू हो जाती है तो इसको कहते हैं नोड्यूलर स्टेज. नोड्यूलर स्टेज के बाद हमारे पास सिस्टिक स्टेज आ जाती है, जिसमें सिस्ट बना देते हैं. 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा स्किन का एरिया जो है वो सारे का सारा अफेक्ट और रप्चर हो जाता है एक्ने की वजह से. तो इसको सिस्टिक एक्ने का भी आप नाम दे रहे होते हैं. यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि जो पस्ट्यूलर स्टेज है उसके अंदर आपको वाज़िया प्रूलेंट अपीयरेंस नज़र आएगी. जो मटेरियल पस्ट्यूलर मटेरियल है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, तो आप कहेंगे ये पस्ट्यूलर एक्ने है. और कोमेडोनल एक्ने को आप उस वक्त तक कोमेडोनल एक्ने कहेंगे जब तक आपके जो कोमेडोन्स हैं वो 10 से कम हैं और सिर्फ चेहरे पर प्रेजेंट है, तो ये कोमेडोनल स्टेज ही है. लेकिन अगर 10 से 25 तक चेहरे के ऊपर आपके कोमेडोन्स विजिबल हों, जिनमें से कुछ प्रूलेंट भी हों, तो आप इसको पेप्यूलर स्टेज कहेंगे. और अगर 25 से ज़्यादा पेप्यूल्स प्रेजेंट हों और वो स्किन के अलावा ट्रंक पर भी आपके प्रेजेंट हो, आर्म्स पर, चेस्ट पर भी विजिबल हों, तो इसको आप नोड्यूलर स्टेज या पस्ट्यूलर स्टेज कह सकते हैं. और जब स्किन की लेयर क्लियरली अफेक्ट होना शुरू हो जाए, सिस्ट बनने शुरू हो जाए, तो इसे नोड्यूलर और सिस्ट स्टेज भी कहा जा सकता है. दिस इज़ ऑल अबाउट एक्ने, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्ने. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स में ये जानना ज़रूरी है कि एक्ने का जो मेजर कॉज है जो कोमेडोन बना रहा है वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम है. सीबम की ओवर प्रोडक्शन ये भी देख लेते हैं कि क्यों होती है. तो जो हमारे पास 18 to 24 ईयर के यंग वंस होते हैं, इनके अंदर एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. प्रोजेस्टेरोन्स फीमेल्स में और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन्स. सो ये जो एंड्रोजेंस हैं ये आपके सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर एक्ने इन्हीं लोगों में देखने में आती है. एंड्रोजेंस जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से एक्ने होती है. अब एक्ने के प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो आपने देखा कि ऑयली सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करें, फेस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें. साबुन से भी धो सकते हैं, वैसे भी धो सकते हैं.
और कॉमेडोनल स्टेज अगर वाइट हेड्स अपीयर हुए हैं तो आप प्रॉपरली अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एक्ने ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चेहरे को दिन में 3 से 4 बार धोना और ऑयल को डिपॉजिट होने से रोकना स्किन के ऊपर, ये एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट जो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं एक्ने के लिए कॉमेडोनल स्टेज के अंदर ख़ास तौर पर, उसमें आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड आपके पास एक ऐसा एजेंट होता है जो बैक्टीरिया है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नीज, जो कि ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको किल करता है। बेसिकली किस तरह से किल करता है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है डिकम्पोज होकर बेंजोइल पेरोक्साइड, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डेड हो जाता है, मर जाता है। सो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा ये स्किन के टर्नओवर को भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से सीबम की जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो इजीली सीबम बाहर आ पाती है और वो सेबेशियस ग्लैंड्स डायलेट नहीं करते। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन इसके बारे में अपनी ख्याल रखना है कि ये आपके स्टिंगिंग कॉज करता है, स्किन के ऊपर चुभन कॉज करता है। इसीलिए आप इसको फर्स्ट डे आप क्या करेंगे कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट डे अप्लाई करेंगे वंस डेली 2-3 दिन के लिए, फिर आप इसको ट्वाइस डेली भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्निस बार सोप के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होता है, तो ये सोप के अंदर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ये तो वॉश ऑफ हो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता सोप के साथ। सोप के अंदर इसके अलावा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी होता है आपके पास, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो वो भी आपकी एक्ने को कम करने में मदद करता है। लेकिन आपको पता है पानी के साथ ये चीज़ें वॉश ऑफ हो जाती हैं, तो सोप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, सोप से इतनी क्लियरिंग हो जाती है कि अगर आप दोबारा कोई और एजेंट या क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो अच्छी तरह से एक्ने को ख़त्म कर देगी। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को हम ज़्यादातर कम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट क्रीम्स और सोप्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में आपने जो जान लिया ये काफ़ी है। यहाँ एक और बात बताना ज़रूरी है कि एक्ने के लिए जितने भी एजेंट्स आप खासकर टॉपिकल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्रीमें जो हैं आपने 6 से 8 हफ्ते तक यूज़ करनी है। कोई भी ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं करती, एक दिन के अंदर ठीक नहीं करती। और ये सारी की सारी क्रीम्स जो होती हैं ये आपको फोटो सेंसिटिविटी कॉज करती हैं। आपने इन्हें लगा के कभी भी धूप में नहीं जाना, वरना आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट जो एजेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सल्फ़र एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं और रिसोर्सिनॉल एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी आमतौर पर कम्बिनेशन के अंदर ही आते हैं। स्किन ए क्रीम के अंदर ये आपके पास यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी केराटिनोसाइट्स के टर्नओवर को इंक्रीज़ करते हैं। केराटिनोसाइट्स का जब टर्नओवर इंक्रीज़ होता है तो साथ ये बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। तो ये भी एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो 2 एजेंट्स हैं ना, जो कम्बिनेशन के अंदर आपके पास सोप के अंदर आ रहे हैं और आपके पास क्रीम के अंदर भी आ रहे हैं, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन है। आप इसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली एजेंट्स होंगे, उनको अपने प्रिस्क्रिप्शन आने पर ही डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट जो एजेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन हमारे पास एक रेटिनोइड है। ये टॉपिकल एजेंट क्रीम के अंदर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये केराटिनोसाइट्स के टर्नओवर को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि ये स्किन का जो ओरिफिस है वो ब्लॉक हुआ है उसकी ब्लॉकेट को ख़त्म करेगा। नए सेल भी बाहर आएंगे और साथ ही साथ सीबम भी बाहर आएगी, तो सीबेशियस ग्लैंड डायलेट नहीं करेंगी और एक्ने ट्रीट हो जाएगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त एजेंट है नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने के लिए। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हुई तो ये बहुत अच्छा काम करता है कॉमेडोनल स्टेज तक। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो फिर आपको इसको कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स के साथ। तो ऐसी क्रीम जिनमें एंटीबायोटिक भी होती है और आइसोट्रेटिनोइन भी होती है, फिर आपने वो यूज़ करनी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बारे में प्रिकॉशंस हैं, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप कह लें या प्रिकॉशनरी मेजर्स कह लें, उनको अपने ख़ास तौर पर ख्याल में रखना है। ये एक तो पोटेंट टेरेटोजेनिक है, इसीलिए आपने इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर तो ये टेरेटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट ये चीज़ ये जहन में रखनी है कि जब आप इसको इनिशियली अप्लाई करेंगे तो ये स्टिंगिंग सेंसेशन कॉज करता है, चुभन कॉज करता है और ये एक्ने को थोड़ा सा एग्रावेट करता है। यानी कि इस तरह कह रहे हैं कि एक्ने जो है वो पहले से ज़्यादा हो सकती है, या पेशेंट जो है उसको स्किन पीलिंग ऑफ होने की वजह से रेडनेस वगैरह ऑब्जर्व होने में आ सकती है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 से 8 हफ्तों के बाद ही क्लियरली विजिबल रिज़ल्ट आता है। एक और चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये है कि ये सीवियर फोटो सेंसिटिविटी कॉज करता है। इसको कभी भी दिन में नहीं लगाना, और दिन में लगा लिया तो धूप में कभी नहीं जाना। और एक और चीज़
कि आपने इसको जब मुंह धोने के फ़ौरन बाद नहीं लगाना, क्योंकि जो फेस पर पानी प्रेजेंट होगा वो इसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देगा। इसी वजह से आपने मुंह धोने के आधे घंटे बाद चेहरे को अच्छी तरह खुश्क करके इसको अप्लाई करना होता है। ये था तमाम एसोट्रेटिनोइन जेल के बारे में या क्रीम के बारे में। हाँ, जेल और क्रीम के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ कि जिन लोगों की स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई होती है उनके अंदर जेल ज़्यादा अच्छी काम करती है, और जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें क्रीम ज़्यादा अच्छी काम करती है। नेक्स्ट एजेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास अडेपालिन आ जाता है। अडेपालिन भी जो है वो बेसिकली इसी का ही एक डेरिवेटिव है। सेम फार्मूले से, सेम मैकेनिज़्म से काम करता है। अडेप्को जेल के अंदर बेंजोइक पर ऑक्साइड के साथ हमारे पास कम्बिनेशन में ये अवेलेबल होता है अडेपालिन, और बेंजोइक पर ऑक्साइड अडेप्को जेल में ये अवेलेबल होती हैं दोनों चीज़ें। तो इसके लिए भी सेम आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्टेन कर यूज़ करने हैं। हाँ, ये फ़ोटो सेंसिटिविटी जो है वो बहुत कम काज करता है, इसलिए इसको दिन में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा भी हमारे पास रेटिनॉइड्स अवेलेबल होते हैं जो सेम मैकेनिज़्म से काम कर रहे होते हैं। इनको अब तब यूज़ करते हैं जब ये एजेंट्स काम ना करें। एक और एजेंट जिसको आप कॉमिडोनल स्टेज पर यूज़ कर सकते हैं वो एज़िलैलिक एसिड है। एज़िलैलिक एसिड भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कॉमिडोनल टर्नओवर को इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास जो पहली चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही। इसके अलावा जो टॉपिकल एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। ज़ाहिर है एंटीबायोटिक्स को आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास पस्चुलर स्टेज आ गई है या प्रूलेंट आपको मटेरियल नज़र आ रहा है और बैक्टीरिया अच्छा खासा ग्रो कर गया है। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज या प्रूलेंट स्टेज के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स टॉपिकली जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन एक एजेंट आपके पास वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्लीनाजेल के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो क्लीनाजेल जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने के लिए। एंटीबायोटिक्स के बारे में एक चीज़ याद रखनी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं इससे सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इसका एक इफेक्ट आता है वो रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है, जिसके बाद एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती। इसलिए आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है कि एंटीबायोटिक्स आप वो यूज़ करें जो कम्बिनेशन में आइसोट्रेटिनोइन के साथ या फिर बेंजोइक पेरोक्साइड के साथ या अडेपालिन के साथ कम्बिनेशन में अवेलेबल हों, तो वो एंटीबायोटिक्स बेस्ट काम कर रही होती हैं। जहाँ तक क्लिंडामाइसिन की बात है, ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर देते हैं। ये एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन कोलाइटिस हो जाता है, तो इसी वजह से इसको आपने ध्यान रखना है कि अगर आप टॉपिकल भी अप्लाई कर रहे हैं तो इतना एब्जॉर्ब ना हो कि ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर सके। इसके अलावा इसके कोई खास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से साइड इफेक्ट नहीं आते। हाँ, बर्निंग सेंसेशन आती है, वो तमाम क्रीम्स के साथ स्टिंगिंग या बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है, तो ये एक बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट्स आ जाते हैं वो ओरल एजेंट्स आ जाते हैं। ओरल एजेंट्स के अंदर हम सबसे पहले तो नंबर पर जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो एंटीबायोटिक्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर आपके पास मैक्रोलाइड्स आ जाते हैं, आपके पास टेट्रासाइक्लिन्स आ जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर भी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है जो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। टेट्रासाइक्लिन जो है इसकी डोज जो है वो मैक्सिमम 1000 mg पर डे दे सकते हैं, और ये स्टमक को इरिटेट करती है, इसलिए इसको खाने के साथ देते हैं। जो कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये भी स्टमक को इरिटेट करती है, इसको भी आपने खाने के साथ ही देना है। और इसकी जो डोज़ आप दे सकते हैं वो 200 mg मैक्सिमम पर डे दे सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर इससे ज़्यादा डोज़ ना लिखें या फ्रीक्वेंसी ऐसी ना हो कि पर डे इससे ज़्यादा जा रही हो। जहाँ तक मैक्रोलाइड्स की बात है उसमें एरिथ्रोमाइसिन जो हमारे पास अच्छा काम कर रही होती है, एरिथ्रोमाइसिन को आप दे सकते हैं ओरली। एरिथ्रोमाइसिन लेकिन क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो आपके मेम्ब्रेन होती है, इसोफेगल मेम्ब्रेन जो होती है उसको वहाँ पर अल्सर कर सकते हैं, इसीलिए ये आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अल्सर कॉज कर सकते हैं। तो इसको प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ आप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इनमें भी यही इशू होता है कि एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन इसको 4 से 6 महीने के लिए हमने यूज़ करना होता है। लिहाजा अपनी इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि ये रेजिस्टेंस डेवलप इसमें ना हो। और किसी हद तक ओरल एंटीबायोटिक्स भी फ़ोटो सेंसिटिविटी कॉज करती हैं, क्योंकि एक्ने का मामला है तो फ़ोटो सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स के साथ एसोसिएटेड की जाती है। इसके अलावा जो आप एक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं वो सल्फामिथोक्साजोल आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्राइमेथोप्रिम के साथ कम्बिनेशन में भी आती है। तो सल्फामिथोक्साजोल जो है ये भी आपकी एंटीबायोटिक एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ की जा सकती है। एक्ने के अंदर इसके अलावा जो ओरल एजेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आइसोट्रेटिनोइन होता है। आइसोट्रेटिनोइन आपके पास विटामिन ए का डेरिवेटिव है जिसको रेटिनोइड भी कहते हैं। आइसोट्रेटिनोइन को आप सिर्फ और सिर्फ नोडुलर स्टेज या सिस्टिक स्टेज एक्ने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं।
आइसोट्रेटिनोइन को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इसको सीवियर स्टेज में ही यूज़ करते हैं हम, और इसको 20 हफ्तों तक आपने इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद इसका कोर्स पूरा करने के बाद 80% पेशेंट जो है वो एक्ने से रिकवर कर जाते हैं। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया को भी किल कर रहा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और केराटिनोसाइट्स के टर्नओवर को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। जहाँ तक आइसोट्रेटिनोइन की डोज़ का ताल्लुक है तो ये 0.5 mg पर kg आप यूज़ कर रहे होते हैं। सम केसेस में आप 1 mg पर kg भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसके डोज़ को बढ़ा के 1 mg पर kg भी कर सकते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आइसोट्रेटिनोइन के जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ओरल आइसोट्रेटिनोइन के, उसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स हो सकती है, आपके जो नेज़ल मेम्ब्रेन है उनकी ड्राइनेस हो सकती है, आपके आइज़ की ड्राइनेस हो सकती है। इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंस नहीं आपने पहनने, क्योंकि ड्राइनेस होगी तो लेंस आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे। इसके अलावा पोटेंट टेरेटोजेनिक है, ये आपके प्रेग्नेंट वुमेन में बिल्कुल भी नहीं दे सकते, और ये सीरम ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है, लीवर एंजाइम्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो लीवर पेशेंट और हार्ट पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन पेशेंट्स में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स करवाता है, इसलिए जो साइको पेशेंट्स होते हैं उनमें भी आप इसको अवॉइड करें। ये आइसोट्रेटिनोइन के बारे में था। नेक्स्ट जो ओरल एजेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं वो स्पाइरोनोलेक्टोन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो एंड्रोजन को कम कर रहा होता है। एस्ट्रोजेंस कम कर रहे होते हैं, ये एंड्रोजन को कम करते हैं। एंड्रोजन जिसमें आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। तो वो तमाम कॉन्ट्रासेप्टिव जिनके अंदर एथिनाइल एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोजेस्टेरोन के साथ, वो आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आप एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फीमेल के अंदर ऑब्वियसली आप यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एंड स्टेज पे जाके यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन इवन, ये एक्ने कॉज करता है जब आप इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई चांस ना बचे तो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि ट्राइएमसिनोलोन का इंजेक्शन जो है वो आप लीजन के ऊपर इंजेक्ट कर देते हैं। या फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो प्रेडनिसोलोन डेटाकोर्टिल के अंदर जो आपके पास आ रही होती है उसको आप 20 mg पर डे की डोज़ के साथ जो है वो पेशेंट को देते हैं, तो एक्ने बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। ये वो तमाम ड्रग्स थी जो हम एक्ने के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं।